ओके बच्चों, ये अभी सॉल्यूशन चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट है बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ओस्मोसिस। और इसके बाद हम रिवर्स ओस्मोसिस डिस्कस करेंगे और वेरिएशन इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और एबनॉर्मलिटी इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ओस्मोसिस, ओस्मोसिस का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंट है हमारे लाइफ में, स्पेसिफिकली इन बायोलॉजिकल सेंस, है ना। तो आप देखिए, पहले मैं लिखा हूँ एक्सेस यूरिया ड्राइज अप द प्लांट। जब खेती में हम अगर ज़्यादा यूरिया डाल देंगे, पेड़ क्या होगा, कुछ दिन में सुकड़ जाता है। क्यों होता है ना, प्लाजोलिसिस होता है, उसको क्या है, सेल कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अंदर पेड़ के अंदर जो सेल होता है, प्लांट्स के अंदर सेल होता है, वो सेल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर जाता है, उस कौन सा ओस्मोसिस होगा तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। आप अंडे के बारे में सोचना, जब एक्सोस्मोसिस में बोले थे, तो बाहर जब यूरिया ज़्यादा हो जाएगा तो सेल के अंदर जो पानी ज़्यादा होगा वो क्या बाहर आ जाएगा, सॉल्वेंट बाहर आ जाएगा, यानी क्या सेल्स ड्राइज अप, यानी पेड़ विल डिके, यानी दैट प्लांट विल गो डिके, यानी वो सूख जाएगा, है ना। तो उसको बोलते हैं प्लाजोलिसिस, ठीक है। अब दूसरा, हम जब इंजेक्शन लेते हैं, जो इंजेक्शन हमारे लिए बनता है शरीर के लिए, मनुष्य के लिए, वो इंजेक्शन शुड बी आइसोटोनिक इन नेचर। आइसोटोनिक इन नेचर मीन्स हमारा बॉडी के साथ वो आइसोटोन होना चाहिए। अगर पायर लेस देन बॉडी होगा, यानी ओस्मोटिक प्रेशर ऑफ इंजेक्शन, अगर हमारा बॉडी का जो ओस्मोटिक प्रेशर है, सेल का ओस्मोटिक प्रेशर है, उसके अगर लेस होगा, वो कम होगा उसका ओस्मोटिक प्रेशर, तो हमारा सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। हमारा सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। तो दैट विल लीड ए वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम। अगर इंजेक्शन का ओस्मोटिक प्रेशर ग्रेटर देन द बॉडी सेल, सेल का जो ओस्मोटिक प्रेशर होता है उसको ज़्यादा होगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा सेल स्वेल मोटा हो जाएगा, है ना। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी, इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर द बायोलॉजिकल साइंसेस और द मेडिकल साइंस। सो द इंजेक्शन शुड बी आइसोटोनिक इन नेचर, ठीक है ना। तीसरा, प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल्स विथ सॉल्ट और शुगर। घर हमारे मम्मी जो बनाती है पिकल्स बनाती है, या जब बाजार में खरीदते हैं हम, उसमें क्या होता है, ज़्यादा नमक डाला जाता है या शुगर भी डाला जाता है। नमक और शुगर डालने से क्या होता है, उसके अंदर जो पानी होता है इट ड्राइज अप ड्यू टू द ओस्मोसिस, ठीक है ना। पानी क्या होता है, खींच के चला आता है, ठीक है, सॉल्वेंट, और ये सॉल्यूशन है तो ये इसको सोख लेता है, तो ज़्यादा दिन तो क्या रहता है, पिकल्स अच्छी तरह रहता है। ईटिंग लॉट ऑफ सॉल्ट, कोई कोई आदमी आप देखना बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं, और आप ज़्यादा नमक खाओगे तो आपको बहुत प्यास लगेगा, क्योंकि नमक का डिपॉजिट अगर सेल में होता है, सेल के अंदर सेल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो अगर हम जब पानी पीते हैं, सेल ज़्यादा पानी ले लेगा, खींच लेगा भीतर, तो हमारे क्या होगा, बड़ी स्वेल हो जाएगा। वो एक डिजीज होता है, उसको बोलते हैं एडिमा, है ना। बड़े बड़े मोटे हो जाते हैं, सेल सब मोटा होता है, स्वेल हो जाता है सेल। तो ये सारे बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ओस्मोसिस। और भी एक सिग्निफिकेंस है, मान लीजिए पेड़ के नीचे से जो पानी जाता है बिल्कुल टॉप ऑफ द ट्री थ्रू द स्टेम एंड प्लांट, सो दैट इज ऑल्सो ऑन दिस बेसिस ऑफ ओस्मोसिस, है ना। तो ओस्मोसिस का बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस बहुत है, ठीक है। अब हम रिवर्स ओस्मोसिस शुरू करते हैं। रिवर्स ओस्मोसिस क्या है, ओस्मोसिस, द रिवर्स ऑफ ओस्मोसिस। रिवर्स ऑफ ओस्मोसिस, ओस्मोसिस क्या था हमारा, solvent was traveling from solvent side to solution side through a semi permeable membrane, है ना। यहाँ हमने एक दिखा है, देखिए आप, एक बीकर है, बीकर में खाली पानी है, और इसके अंदर और एक छोटा सा बीकर है, इसके अंदर एक हम मान लीजिए सॉल्यूशन ले रखे हैं, या गंदा पानी ले, इम्प्योर वाटर मान लीजिए ले रखे हैं, ठीक है ना, इम्प्योर वाटर। और यहाँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ले रखे हैं, जिसमें पोरोस होना चाहिए, जो हमको नहीं निकलना चाहिए, उसको फिल्ट्रेशन कर देना चाहिए, उससे उसका क्या होना चाहिए, फाइन होना चाहिए उसका पोरस, जो सिंपल मेम्ब्रेन। तो यहाँ मैंने मेम्ब्रेन लगा दिया है, इसके अंदर इम्प्योर वाटर लगा दिया है, यहाँ प्योर वाटर। तो प्योर वाटर कहाँ चला जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, ड्यू टू ओस्मोसिस, दैट द नेचर ऑफ ओस्मोसिस। इफ यू विल अप्लाई द प्रेशर ग्रेटर देन ओस्मोटिक प्रेशर ऑन दिस टॉप ऑफ दिस इम्प्योर वाटर, मान लीजिए हम एक प्रेशर अप्लाई किए जिसका ओस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा है, यानी इधर से जो पानी जा रहा था उससे प्रेशर ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे पानी क्या हो जाएगा, इसके अंदर आएगा, यानी पानी साफ होता हुआ प्योर वाटर में मिलेगा। तो आप सोचिए, ये जो ओस्मोसिस हमको पानी क्लीन करने के लिए, ओस्मोसिस इज वन ऑफ द लैकुना ऑफ द नेचर, इट इज़ द हिंड्रेंस फॉर अस टू प्योर द वाटर। अगर पानी को हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जरिए में फिल्ट्रेशन करते हैं,
तो वी हैव टू अप्लाई प्रेशर, यानी वी हैव टू अप्लाई द एक्सटर्नल प्रेशर, है ना। सो इट इज़ क्या है, हमको सम एनर्जी खर्च करना पड़ता है। अगर गंदा पानी और अच्छा पानी हमने रखा, उसके बीच में सिंपल मेम्ब्रेन रखा, अगर अपने आप गंदा पानी अच्छा पानी की तरफ चला जाता तो क्या होता, पानी साफ हो जाता है, लेकिन वैसे जाता नहीं, इसका उल्टा होता है। क्या होता है, अच्छा पानी गंदा पानी की तरफ जाता है, दैट इज ओस्मोसिस, ड्यू टू ओस्मोसिस। तो ओस्मोसिस क्या करता है, हमारा अच्छा पानी को खराब कर देता है। सो इट इज वन ऑफ द हिंड्रेंस फॉर अस, फॉर द ह्यूमन बीइंग, दैट गुड वाटर, प्योर वाटर बिकम्स द, और इट इजीली मिक्सेस अप विद द इम्प्योर वाटर, है ना। तो अगर हम ये इसको क्या बोलेंगे, रिवर्स ओस्मोसिस बोलते हैं हम, क्योंकि ओस्मोसिस के एग्नेस्ट में हम जा रहे हैं। ओस्मोसिस इधर से जाना चाहिए, बट वी आर डूइंग द वर्क एग्नेस्ट द ओस्मोसिस, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रिवर्स ओस्मोसिस। आप समझ गए, ओस्मोसिस में प्योर वाटर इसके अंदर जाना चाहिए, लेकिन हमने क्या किया, वी अप्लाइड सम एक्सटर्नल प्रेशर मोर देन द ओस्मोटिक प्रेशर। सो क्या हुआ, यहाँ से प्योर पानी इस सेमीपर मेम्ब्रेन के होते हुए जाके इधर प्योर वाटर में मिल गया, तो हमारा गंदा पानी भी साफ हो गया। लेकिन इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ओस्मोसिस, यानी रिवर्स ऑफ द ओस्मोसिस। समझ गए आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी हमने लिखा है कैसे, मान लीजिए सी वाटर को हम प्योर वाटर हम निकालेंगे, ठीक है ना। हम क्या किए, इधर सी वाटर हमने इस पे ले रखा है, और इधर क्या रखा है, एक ये बड़ा बीकर है, इसमें सी वाटर ले रखे हैं, और इधर क्या करेंगे, एक खाली बीकर ले लेंगे, उसके अंदर पोरस करके इसके ऊपर एक सेमी परमेंट डाल दें। सेमी परमेंट मेम्ब्रेन इसमें क्या करेंगे, इसके ऊपर कवर कर लेंगे, है ना। तो अगर ये सी वाटर जाएगा तो थ्रू सेमी परमेंट मेम्ब्रेन इसके अंदर घुस सकता है ना। तो इसके अंदर थोड़ा सा प्योर पानी हम ले लेंगे, प्योर वाटर ले लेंगे। प्योर वाटर क्या होगा, इसके अंदर आ जाना चाहिए ड्यू टू ओस्मोसिस, लेकिन हम क्या करेंगे, अगर इधर से प्रेशर देंगे, सम एक्सटर्नल प्रेशर विल अप्लाई, तो प्रेशर क्या होगा, ये सी वाटर को प्योर वाटर में कन्वर्ट करके इधर छोड़ेगा। जब हम पानी क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, मैंने हमारे घर में जो आप प्योर एक्वागार्ड लगा रहे हैं, उसमें भी रिवर्स ओस्मोसिस प्रिंसिपल लगा हुआ है। जितना हम पानी का बोतल लेते हैं, आप देखना उसमें लिखा है आरओ प्रिंसिपल। आरओ मीन्स नथिंग बट रिवर्स ओस्मोसिस के इस जरिए में वो पानी को फिल्ट्रेशन करते हैं और वो अच्छा पानी हमको मुहैया करते हैं। समझ गए आप। सो वी आर गेटिंग द प्योर वाटर फ्रॉम द इम्प्योर वाटर थ्रू रिवर्स ओस्मोसिस। इट इज वाइडली यूज्ड इन द डेली लाइफ। अब देखो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, तो एबनॉर्मलिटीज इज सीन इन द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम क्या पढ़े थे, जो प्रॉपर्टीज which depends upon the number of particles present inside the solution but not on the nature of the particles। पार्टिकल के कितने नंबर्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं जो प्रॉपर्टीज, उनको हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते थे। कौन सा थे, पहला था लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सो दूसरा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चौथा था ओस्मोटिक प्रेशर, है ना। चारों ये चारों में एबनॉर्मलिटी कैसे आता है, मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं दो बीकर ले रखा हूँ, इसमें शुगर सोल्यूशन, इसमें सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन ले रखा है, ठीक है ना। शुगर इज ए नॉन आयनिक सोल्यूट, वेयर इज NaCl आयनिक सोल्यूट। तो NaCl अगर हम पानी में डालेंगे तो व्हाट विल हैपन, NaCl विल आयोनाइज, है ना, Na+ और Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मान लीजिए हम 100 मॉलिक्यूल NaCl लिए और इधर शुगर मॉलिक्यूल भी 100 लिए हैं, ठीक है ना। शुगर मॉलिक्यूल 100 नंबर्स ले रखें और सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल 100 नंबर्स ले रखें। तो सोडियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, 100 मॉलिक्यूल्स विल बी आयोनाइज्ड इनटू 100 Na+ आयन 100 Cl- आयन, राइट, तुरंत हो जाएगा। या इसके अंदर क्या होता है, कंटिन्यू कुछ डिसोसिएशन हो सकता है, कुछ एसोसिएशन हो सकता है। अगर इक्विलिब्रियम में कैसा, अगर कुछ NaCl मिल सकता है या कुछ वैसे अलग रहेगा, डिसोसिएशन हो सकता है और एसोसिएशन हो सकता है ना। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगा तो कितना होगा, ये 100 में से इसका नंबर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। कौन किसका बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ता जाएगा, है ना। ये एक्चुअली अभी 200 होना चाहिए, मान लीजिए 200 नहीं हुआ है और कुछ ऐसे ही रहेगा, यानी कुछ मिल जाता है, NaCl में कन्वर्ट होता है, कुछ Na+ Cl- में कन्वर्ट होता है, यानी डिसोसिएशन भी होता है और एसोसिएशन भी होता है। अगर डिसोसिएशन ज्यादा हुआ या ज्यादा होने लगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल इंक्रीज, है ना। 100 था, 100 में से ये 100 200 होना चाहिए, लेकिन 100 से ज्यादा जरूर होगा। यानी अगर डिसोसिएशन कुछ होता है तो Na+ Cl- होगा, तो क्या होगा, उसका नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स विल इंक्रीज इन दैट टाइम। समझ गए आप।
किसी भी हालत में इसका नंबर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो एबनॉर्मलिटी आता है, कितना बढ़ेगा, कितना उसमें क्या होगा, फिर डिसोसिएशन कितना एसोसिएशन होगा, कैन प्रिडिक्ट। लेकिन उसका क्या होगा, जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में वेरिएशन दिखाई देगा, है ना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या आ जाएगा, वेरिएशन आ जाएगा। क्यों वेरिएशन आ गया ना, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज नॉट कांस्टेंट और डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, इट वेरीज एंड इट डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन इन केस ऑफ आयोनिक सॉल्यूट, राइट। लेकिन हम शुगर सोल्यूशन ले रखे हैं, ये आयोनिक नहीं है, ये तो कोई आयन फॉर्मेशन करेगा ही नहीं। तो जितना मॉलिक्यूल्स ले रखें दैट विल रिमेन कांस्टेंट, सौ को सौ रहेगा। तो यहाँ क्या होगा, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम निकालेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर हो या रिलेटिव बॉइलिंग वेपर प्रेशर हो, वो क्या होगा, दैट विल बी रिमेन सेम विथ रिस्पेक्ट टू थ्योरेटिकल वैल्यू एज वेल एज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। यानी हम ऑब्जर्व वैल्यू जो देखेंगे और जो थ्योरेटिकल वैल्यू है बराबर, दोनों क्या हो जाएगा, बोथ विल बी इक्वल। लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में अलग हो जाएगा। यानी अगर बढ़ जाता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो बढ़ जाएगा, कौन सा बढ़ जाएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ जाएगा। अगर घट जाएगा उसमें एसोसिएशन ज्यादा हो गया तो उसमें क्या होगा, घट सकता है। आप समझ गए, दिस इज नोन एज एबनॉर्मलिटी इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। समझ गए, एबनॉर्मलिटी इसमें हो जाता है, स्थिर नहीं रहता है आयोनिक कंपाउंड्स में। अभी देखिए हमने यहाँ लिखा है I is equal to compensate this abnormality. To compensate this abnormality in the calculation of coligative properties, Van 't Hoff introduced a factor that in terms that is known as I, and it is known as Van 't Hoff factor. That I is equal to experimental value of colligative properties divided by theoretical value of colligative properties, है ना। Experimental value of colligative properties डिवाइड बाई थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो होगा डिवाइड बाई थ्योरेटिकल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कम हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। अगर कम हो गया आई का वैल्यू कम हो, क्या हो जाएगा, एक से कम हो जाएगा। अगर ज्यादा हो गया क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो और दूसरी बात हमने क्या देखा है, अब देखिए हम जो चार पढ़े थे, यहाँ पढ़े थे ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये सभी में हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला था और उसमें प्रॉब्लम क्या, न्यूमेरिकल्स के थे। तो यहाँ एम था मॉलिक्यूलर मास, इधर था ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ मॉलिक्यूलर मास, इधर नीचे था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ था मॉलिक्यूलर मास, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ था मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। यह देखिए, तो मॉलिक्यूलर मास ऑलवेज ऑफ द सॉल्यूट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आप देखिए ना, molecular mass is inversely proportional to osmotic pressure, molecular mass is inversely proportional to depression in freezing point, molecular mass is inversely proportional to elevation in boiling point, molecular mass is inversely proportional to relative lowering in vapor pressure, है ना। तो हम कंक्लूड ये हुए molecular mass is inversely proportional to 1 by colligative properties, हम लिख सकते हैं ना। तो यहाँ लिखे molecular mass क्या है, बढ़ता है तो colligative properties घट जाता है, अगर मॉलिक्यूलर मास कम हो जाता है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ज्यादा हो जाता है। यहाँ देखिए हमने क्या लिखा, I इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइडेड थ्योरेटिकल वैल्यू कोलिगेटिव। अगर हम दोनों को मिलाएंगे, ये दोनों को मिलाएंगे क्योंकि यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना मॉलिक्यूलर मास, तो वी कैन राइट I इज इक्वल टू नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट एंड थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय एब्नॉर्मल एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। आप समझ गए, ये दोनों को जब हम मिलाए, यहाँ जैसे ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो हम इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को ऊपर ले लेंगे, या नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, नीचे एब्नॉर्मल एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। आप समझ गए। तो I इज इक्वल टू नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय एब्नॉर्मल और एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, दैट इज I इज नोन एज स्मॉल इज नोन एज वैन ट हॉफ फैक्टर। यहाँ भी हमने I को ऐसे लिख सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यहाँ देखिए I इज इक्वल टू रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑब्जर्व, यानी क्या वैल्यू आया, ऑब्जर्व किया, डिवाइड बाई थ्योरेटिकल वैल्यू आई, इसके हिसाब से इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑब्जर्व वैल्यू डिवाइड बाई ऑस्मोटिक प्रेशर थ्योरेटिकल वैल्यू, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑब्जर्व वैल्यू डिवाइड बाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट थ्योरेटिकल वैल्यू इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्वेशन वैल्यू डिवाइड बाई डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट थ्योरेटिकल वैल्यू। इसके हिसाब से लिखे थे, लेकिन आई इज इक्वल टू क्या हुआ, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट और थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, दैट इज I। यानी यहाँ
मॉलिक्यूलर मास में कुछ फर्क आ जाता है ड्यू टू abnormality दैट इंडिकेट्स एज द वैन हॉफ फैक्टर। ये वैन हॉफ फैक्टर कहाँ काम आता है, हटी द एप्लीकेशन इसका क्या है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, इसका एप्लीकेशन क्या है, क्या इसको निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट्स वेरी इजी, क्योंकि हम जिस मॉलिक्यूलर मास निकालते थे इसमें से तो प्रॉब्लम आ गया ना, क्योंकि इसमें एबनॉर्मलिटी आती है। तो टू रिड्यूस दैट एबनॉर्मलिटी, टू कॉम्पेंसेट दैट एबनॉर्मलिटी, जो गलत आता है उसको रिड्यूस करने के लिए ही इंट्रोड्यूस्ड द वैन हॉफ फैक्टर। सो बाय द utilization of this Vanta factor we can determine the accurate molecular mass of the solid. How it is, we will go for it, and it is of two types. हमने क्या बोला था, यहाँ डिसोसिएशन होता है और एसोसिएशन होता है। तो डिसोसिएशन के समय आई का वैल्यू क्या होगा, समझ रहे हैं, एसोसिएशन का वैल्यू आई का वैल्यू कैसे होगा और ये कैसे अप्लाई किया जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ वैंटा फैक्टर। अब हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ वैंटा फैक्टर। ये वैंटा फैक्टर आई किस लिए इंट्रोड्यूस हुआ था, फॉर द एबनॉर्मलिटी इन द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसके अंदर बढ़ जाता है कम जाता है ड्यू टू द एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन इन केस ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स और इन केस ऑफ द मॉलिक्यूल्स व्हिच कैन फॉर्म डाइमर्स और ट्राइमर्स, नो। So here Vanta factor can be used for two degree of dissociation, to determine degree of dissociation or degree of association of the solute in solution. Okay, so here first we will discuss degree of dissociation. मान लीजिए एक solution है, उसमें solute A है और A solute dissociate हो के B plus C plus D डॉट डॉट n नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे देता है। एक मॉलिक्यूल टूट जाता है, वो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देता है। मान लीजिए KCl टूटता है तो कितना पार्टिकल देगा, K प्लस Cl माइनस यानी 2 होगा, n इज इक्वल टू 2। AlCl3 कितना पार्टिकल देगा, Al1Cl3 4 पार्टिकल्स देगा, ठीक है ना। तो हियर n डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो A हो गया, A टूटा और B प्लस प्लस डी डिसोसिएट हो गया। तो लेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने पहले से डिस्कस कर चुका है। तो मान लीजिए यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू अल्फा। यहाँ रिएक्शन बिफोर डिसोसिएशन ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना था, 1 था और इसका 0 0 था, है ना। या ये 1 था, ये सब 0 0 थे। अब आफ्टर डिसोसिएशन कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस अल्फा, क्योंकि अल्फा ऑलरेडी क्या हुआ, डिसोसिएट हो चुका है, 1 माइनस अल्फा। बी प्लस सी प्लस डी कितना हो जाएगा, एन अल्फा, क्योंकि एन अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो कितना हो जाएगा, एन अल्फा, ठीक है ना। इधर एक था, यहाँ से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा चला गया तो कितना बचा, 1 माइनस अल्फा। इधर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स मींस कितना टोटल हो जाएगा, एन अल्फा। सो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितना हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, है ना। डिग्री ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितना हो जाएगा ना, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, है ना, इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1, ठीक है। सो वैंटा फैक्टर हमने क्या पढ़ा था अभी, I इज इक्वल टू वैंटा फैक्टर I इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू डिवाइड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। क्योंकि आफ्टर डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व्ड वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्चुअल डिसोसिएशन हो जाता है उसका बढ़ जाता है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। नंबर आफ्टर डिसोसिएशन कितना हो गया, 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1, बिफोर कितना था 1, तो नीचे हमने लिखा कितना 1। सो I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1 इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 डिवाइड बाई एन माइनस 1, ठीक है ना। तो हम यहाँ अल्फा इज इक्वल टू I इज इक्वल टू क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट थ्योरेटिकली, है ना, और नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व, दैट इज I हमने पहले उसको लिखा था -1 डिवाइड एन माइनस 1 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास थ्योरेटिकली माइनस मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास of the solute, theoretical molecular mass of the solute divided by observed molecular mass of the solute into 1 by n minus 1. n is the number of particles after dissociation from one molecule, जैसे हमने यहाँ समझा। तो this formula we can apply to determine either degree of dissociation or the molecular observed molecular mass of the solute or theoretical molecular mass of the solute, or you can tell n is equal to how many particles are there, we can determine from this relation, okay, you have to remember this, है ना, ठीक है। अब हम देखेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन। मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है, अरे ए जैसा मॉलिक्यूल, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिलके ये एन
बन जाते हैं। मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है, वो दो मॉलिक्यूल मिल जाते हैं, डाइमर बनाते हैं, कोई कोवेलेंट बॉन्डिंग हो या वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन हो, वो दूसरा एक डाइमर बनाते हैं या कभी कभी ट्राइमर बना देते हैं। सो मान लीजिए n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए कंबाइंस टू फॉर्म AN, ठीक है ना। बिफोर एसोसिएशन कितना था, एक था। आफ्टर एसोसिएशन कितना रहेगा, मान लीजिए डिलेट डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज इक्वल टू अल्फा, वहां से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिखे थे अल्फा, यहाँ डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज इक्वल टू अल्फा। तो 1 था, डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा हो गया, तो इधर कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, इधर कितना हो जाएगा अल्फा बाई n, ठीक है ना, क्योंकि नंबर n था ना, तो अल्फा बाई n। तो सो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन कितना हो जाएगा, दोनों मिल जाएगा, तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा माइनस अल्फा बाई n इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा होल डिवाइड है 1 माइनस 1 बाई n, ठीक है ना। सो वेक्टर फैक्टर I इज इक्वल टू हमने यहाँ जो लिखा था ऑब्जर्व्ड वैल्यू बाई थ्योरेटिकल वैल्यू, तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितना था, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 1 माइनस अल्फा होल इंटू 1 माइनस 1 बाई n हमने लिखा, डिवाइड है थ्योरेटिकल वैल्यू कितना था 1 था, तो फ्रॉम दिस वी कैन गेट I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा होल इंटू 1 माइनस 1 बाई n implies alpha into 1 minus 1 by n is equal to 1 minus I, implies alpha is equal to 1 minus I divided by 1 minus 1 by n is equal to 1 by 1 minus I divided by n minus 1 divided by n. This is 1 minus I whole into n by n minus 1 is equal to 1 minus theoretical molecular mass divided by observed molecular mass, किसका है I is equal to, so we can write observed mass of molecular mass of solute minus theoretical molecular mass of the solute whole divided by observed molecular mass of the solute whole into n minus 1. So here also degree of association we can calculate from this relation. Also the experimental molecular mass of the solute or theoretical molecular mass of the solute we can calculate from this relation. Okay, we have to remember these two relations, right? और एक चीज हम डिस्कस कर लेते हैं इसका प्रॉब्लम न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना, हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक टोनिक हाइपोटोनिक, ये क्या है, मान लीजिए दो सॉल्यूशंस है ना, इधर एक ये सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन ये दूसरे का सॉल्यूशन है, ठीक है ना। अगर इसका ओस्मोटिक प्रेशर मान लीजिए π1 है, इसका π2 है, ओस्मोटिक प्रेशर π1, दिस इज π2, इफ π1 ग्रेटर देन π2 यानी इसका ओस्मोटिक प्रेशर इसका ज्यादा होगा, तो हम बोलेंगे दिस इज हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक टू दिस, राइट, यानी ये सॉल्यूशन इससे क्या हो जाएगा हाइपरटोनिक हो जाएगा, इसका ओस्मोटिक प्रेशर इज ग्रेटर देन ओस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस, है ना, तो π1 ग्रेटर देन π2, दिस इज हो गया हाइपरटोनिक। इफ π1 लेस देन π2 यानी इसका क्या हो जाएगा ओस्मोटिक प्रेशर इज लेस देन दिस, तो इसको क्या बोलेंगे ना, दिस इज हाइपोटोनिक टू दिस, क्या बोलेंगे इसको हाइपोटोनिक टू, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस, यानी इसको इसके कंपैरिजन में हाइपोटोनिक बोलेंगे, अगर π1 ग्रेटर देन π2 हो गया तो इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। और एक क्या हो गया ना आइसोटोनिक, आइसोटोनिक क्या है, इफ π1 इज इक्वल टू π2, π1 इज इक्वल टू π2 यानी इसका वैल्यू जितना है उसका अगर ओस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा तो उसको बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, ठीक है ना। जब हम इंजेक्शन के बारे में बात कर रहे थे, इंजेक्शन शुड बी आइसोटोनिक टू आवर सेल, हमारे सेल में जितना सेल ओस्मोटिक प्रेशर है इंजेक्शन का उतना ही होना चाहिए, दिस शुड बी आइसोटोनिक, है ना, ज्यादा नहीं होना चाहिए ना कम होना चाहिए। और समझ गए हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक आइसोटोनिक, राइट। अब देखो डियर, दिस इज द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस वेंटा फैक्टर, 1% solution of KCl is dissociated to the extent of 80%. What will be the osmotic pressure at 300 Kelvin? R is equal to given 0.082 liter atom Kelvin inverse mole inverse, ठीक है ना। अभी इसको प्रॉब्लम को अच्छी तरह पढ़िए आप, क्या लिखा है, लिखा है 1% solution of KCl, KCl का 1% solution हम ले रखा है, is dissociated, is going to be dissociated टू द एक्सटेंट ऑफ 80%, उसको हम 80% तक डिसोसिएट कर देंगे, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना 80% हो गया। व्हाट विल द ऑस्मोटिक प्रेशर एट 300 केल्विन, टेम्परेचर कितना रखा है 300 केल्विन, और दिस इज गिवन
सो 1% सोल्यूशन मीन्स क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट 1 ग्राम है ना, मास ऑफ सॉल्यूट 1 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ KCl है हमारा सॉल्यूट, तो उसका मॉलिक्यूलर 74.5 वी कैन कैलकुलेट नो। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है 100 मिलीलीटर, क्योंकि 1% मीन्स वॉल्यूम कितना होगा 100 मिलीलीटर। तो वॉल्यूम अगर 100 मिलीलीटर हमको लीटर में चाहिए, 100 मिलीलीटर में 1 ग्राम है, तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा 10 ग्राम हो जाएगा ना। 100 मिलीलीटर अगर 1 ग्राम है तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा 10 ग्राम। तो सॉल्यूट कितना हो गया 10 ग्राम कितने में ना 1 लीटर में, समझ गए। मास ऑफ सॉल्यूट 1 ग्राम था बिकॉज 1% सोल्यूशन था, और वॉल्यूम कितना था 100 मिलीलीटर, तो हमको 1 लीटर में निकालना है, तो 10 ग्राम हो गया। और KCl का मॉलिक्यूलर मास क्या है 74.5 वी कैन कैलकुलेट नो। सो टेम्परेचर कितना दरकार है 300 केल्विन। So from this data we can calculate the theoretical osmotic pressure because we know pi is equal to n by v RT, no we know. So pi is equal to n, इधर कितना है नंबर हम मोल्स ऑफ KCl कितना है 10 by 74.5, 10 ग्राम है इसका मास यानी W डिवाइड मॉलिक्यूलर 74.5, सो 10 by 74.5 डिवाइड वॉल्यूम कितना 1 लीटर है, तो 1 into 0.082 300, इसका वैल्यू कितना होगा 3.3 atm, यानी दिस इज द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर दिस न्यूमेरिकल नो। और दिस ये जो दे रखा है इसका कैलकुलेटेड वैल्यू, लेकिन हमको ऑब्जर्व निकालना है यानी एक्चुअल निकालना है कितना रियली हुआ। तो रियली के लिए हमको क्या चाहिए वेंट फैक्टर, बिकॉज वेंट फैक्टर वी हैव टू डिटरमाइन। वेंट फैक्टर कैसे निकालेंगे, मान लीजिए KCl K प्लस Cl माइनस है ना, बिफोर डिशन कितना ये 1 था ये 0 0, और डिसोसिएशन कितना अल्फा मान लीजिए 1 माइनस अल्फा होगा, तो ये कितना अल्फा अल्फा हो जाएगा। आफ्टर डिशन कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, ठीक है ना। सो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स से आफ्टर डिशन कितना हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। आई इज इक्वल टू हम क्या जानते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन, हमने लिखा है यहाँ। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना हो गया आफ्टर डिसोसिएशन 1 प्लस अल्फा, बिफोर कितना 1, तो कितना हो गया 1 प्लस अल्फा। सो आई इक्वल कितना निकल गया 1 प्लस अल्फा। अल्फा का वैल्यू कितना दे रखा है 80% यानी 80 by 100 इक्वल कितना होगा 0.8। सो बाय पुटिंग हियर सो वी कैन पुट आई इज इक्वल टू 1 प्लस 0.8 by 1 इज इक्वल टू 1.8 हियर। सो आई का वैल्यू कितना हो गया 1.8। हम वेंट फैक्टर निकाल दिए इस रिएक्शन से ना। तो जब वेंट फैक्टर निकल गया तो वी नो आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाई थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमको निकालना है, तो 1.88 आई इज इक्वल टू 1.8 इज इक्वल टू पाई ऑब्जर्व यानी ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर डिवाइड बाई पाई थ्योरेटिकल यानी थ्योरेटिकल ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू पाई ऑब्जर्व्ड बाई थ्योरेटिकल कितना 3.3 हमने निकाला है यहाँ, ठीक है ना। तो पाई ऑब्जर्व्ड बाई 3.3 इज इक्वल टू 1.8। सो पाई ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू 1.8 इंटू 3.3 इज इक्वल टू 5.94 atm, यानी एक्चुअली जो हम एक्सपेरिमेंट में देखेंगे कितना होगा ऑस्मोटिक प्रेशर 5.94, लेकिन एक्चुअली कितना होता था 3.3 थ्योरेटिकली। क्यों बढ़ गया ड्यू टू डिसोसिएशन। जब डिसोसिएशन KCl हो गया आज इट इज आयोनिक कंपाउंड, इसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स से बढ़ेगा तो इसका क्या हो जाएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगा। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गया, इधर था 3.3 अब कितना हो गया 5.94, समझ गए आप। यानी हम देख रहे हैं जो हम निकाल रहे हैं फार्मूला के जरिए जब वो क्या होता है डिसोसिएट होता है तो उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाता है, ठीक है। अब ये चैप्टर खत्म हुआ, ओके।